हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा पर। राजस्थान के एकीकरण के जो पिछले एपिसोड्स 4 एपिसोड्स निकले, इसमें आप लोगों ने राजनीतिक एकीकरण की जो समकालीन स्थिति थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, उसको अच्छे से देखा और समझा। आज मैं पाँचवा फेज, इसका पाँचवा जो एपिसोड है वो आरंभ करूँ उसके पहले उस समकालीन कंटेम्प्रेरी राजनीतिक स्थिति क्या थी, और आज मैं थोड़ा सा रिकैप भी करूंगा आपको एक टारगेट फैक्ट्स के रूप में। इन ब्रीफ सारांश आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं। आइएगा देखते हैं। एकीकरण के समय की राजनीतिक स्थिति आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि सैल्यूट स्टेट्स से तात्पर्य अपना 19 रियासतों से है जो उस जमाने में मौजूद थी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, सिरोही और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जो ये टोटल 19 स्टेट्स थे जिन्हें कि एकीकृत करना था। इसके साथ साथ नॉन सैल्यूट स्टेट्स असल में 3 ठिकाने थे जिन्हें तोपों की सलामी प्राप्त नहीं थी। सैल्यूट स्टेट्स से जो हमारा तात्पर्य है वो है कि कुल मिलाकर जहाँ पर जिन्हें तोपों की सलामी प्राप्त थी नरेशों को। और इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों के अलावा एक केंद्र शासित चीफ कमिश्नरी प्रांत भी था जिसे हम अजमेर मेरवाड़ा का प्रांत कहते हैं। बाकी आप लोगों ने देख लिया था। एक नई बात, एकीकरण में कुल 7 चरण थे। एकीकरण की जो प्रक्रिया रही उसमें कुल 7 चरण थे, और जब पूरी अवधि हुई इन 7 चरणों में 19 रियासतों और 3 ठिकानों को एकीकृत करने की जो कुल अवधि थी वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, अर्थात कुल 3144 दिवस इस प्रक्रिया में लगे, 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों में। और एकीकरण की प्रक्रिया के जो सूत्रधार, जो महानायक थे, जो हीरोज थे, वो थे सरदार पटेल, रियासती विभाग के प्रमुख एवं वीपी मेनन साहब। हमने पहले भी कहा था कि वीपी मेनन की जो पूरा नाम है दक्षिण भारतीय राजनीतिज्ञ था, ब्यूरोक्रेट भी थे। आपका नाम था राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन। याद रखिएगा, आपका पूरा नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी या पेंगुन्नी मेनन। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, जब आप लोग अपने आप को देखते हैं भविष्य में तो आपको पूरा नाम याद रहना जरूरी है। आपकी एक बहुत पुस्तक थी आपके द्वारा लिखी हुई जो कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, हिस्टोरिकल सोर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान ही नहीं बल्कि जो भारत की जो बाकी बिखरी हुई जो स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, उनका एकीकरण किस प्रकार से किया गया, उन्हें भी किस प्रकार से एकताबद्ध किया गया भारतीय संघ में, उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक। आइएगा, तो अब तक जो 4 एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, इन 4 एपिसोड्स में आप लोगों ने बखूबी जो समझा और देखा कि उसका मैं एक सारांश आपके सामने ले रहा हूं ताकि जल्दी से हम रिकैप कर सकें और अपने आप को पिछले एपिसोड्स के साथ भी अच्छे से कनेक्ट कर सकें। देखिएगा, पहला पॉइंट है टारगेट फैक्ट्स। जो अब तक आप लोगों ने देखे हैं, सबसे बड़ा दस्तावेज है वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसके लेखक हैं वीपी मेनन साहब। जिनका पूरा नाम हमें प्राप्त होता है राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन। याद रखिएगा, ये दक्षिण भारतीय थे, बेसिकली ये केरल के निवासी थे। एक बड़ा रोचक प्रसंग इनके संदर्भ में हमें पढ़ने को मिलता है, देखते हैं। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह साहब, जिनके बारे में ये चर्चा सामने आती कि ये पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, और ब्रिटिश भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, या स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के मध्य जब वार्तालाप चल रहा था, उस समय वीपी मेनन यानी कि राव बहादुर वापल्ला पेंगुन्नी मेनन भी वहाँ पर मौजूद थे। और एक क्षण इसके दौरान ऐसा है कि जब माउंटबेटन साहब उस मीटिंग से अनुपस्थित हुए तो किसी बात से चिढ़कर, वीपी मेनन साहब की किसी बात से चिढ़कर, जो जोधपुर के जो तरुण जो नरेश थे हनुमंत सिंह साहब, उन्होंने अपनी 22 कैलिबर की बंदूक वीपी मेनन के सर पर तान दी थी और साफ कहा था कि मैं तुम्हारी आज्ञा सुनने से इनकार करता हूं। हालांकि देशभक्त मेनन ने इसके पश्चात वीपी मेनन साहब के बारे में बड़ी अच्छी बात आती है, जब देश आज़ाद हो गया उसके पश्चात वीपी मेनन साहब ने
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा उनको जो नाइट की उपाधि दी थी वो अस्वीकार कर दी थी और साफ कहा था कि वे गवर्नर जनरल के राजनीतिक सलाहकार रहते हुए इस पदवी को धारण नहीं कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इनका एक चरित्र सामने आता है। दूसरा, इनके बारे में एक रोचक प्रसंग और सामने आता है। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द, वीपी मेनन साहब की जो पुस्तक का जो पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के पृष्ठ संख्या 112 पर एक बड़ी ही रोचक प्रसंग का उल्लेख किया है कि जोधपुर नरेश की पाकिस्तान में मिलने की चाहत को तोड़कर जोधपुर नरेश को भारत में मिलाने का जो कार्य किया गया, इसमें जैसलमेर के जो अंतिम नरेश थे महारावल जवाहर सिंह भाटी, उनका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि जवाहर सिंह भाटी की जो छवि थी वो एक कट्टर हिंदू नरेश की थी, याद रखिएगा, कट्टर हिंदू नरेश की थी। जब जोधपुर नरेश महाराजा हनुमंत सिंह राठौर साहब ने जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान के साथ समझौता करने को वो तैयार हो गए, और जब हनुमंत सिंह ने जोधपुर और पाकिस्तान के मध्य में, मैंने पिछले एपिसोड्स में भी इन बातों को दोहराया था, आने वाली रियासत जैसलमेर को भी अपने साथ पाकिस्तान में चलने के लिए कहा, तो जवाहर सिंह भाटी जी का इससे जब पूछा कि क्या आप मेरे साथ पाकिस्तान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करोगे या नहीं, तो जवाहर सिंह भाटी का जवाब था, यदि भविष्य में हिंदुओं एवं मुसलमानों के मध्य कोई संकट उत्पन्न हुआ तो याद रखिएगा वह हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का, यानी कि मैं जवाहर सिंह भाटी हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साथ नहीं दूंगा। बहुत स्पष्ट कहा था। आगे आप लोगों ने अब तक जो 4 एपिसोड्स निकले उनमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें लिए, बहुत तेज़ी से मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तरह से वो रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए। पहली बार राजस्थान की जो बिखरी हुई रियासतें थी उनके सामूहिकरण का प्रश्न 1939 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने उठाया था। उन्होंने इनके सामूहिकरण का प्रश्न असल में एक सिविल सर्विसेज के रूप में या प्रशासनिक सेवाओं के गठन के माध्यम से तब उठाया था जब गवर्नर जनरल या वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को संबोधित कर रहे थे, याद रखिएगा। और आपने संबोधित करते हुए कहा था कि विभिन्न राज्यों को मिलकर संयुक्त प्रशासनिक सेवाओं का गठन करना चाहिए ताकि हम रियासती जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सकें। इसके पश्चात जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस था, यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसने श्रीनगर की अपनी बैठक जो 6 से लेकर 8 अगस्त 1945 को हुई थी, उसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। आपने कहा था कि प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण यहाँ पर उठाई वो ये थी कि छोटी छोटी रियासतों का विलय या तो ब्रिटिश प्रांतों में कर दिया जाए अथवा भारतीय संघ की इकाई के रूप में कर दिया जाए। इसके पश्चात AISPC का जो 7वां अधिवेशन हुआ था इनका अखिल भारतीय स्तर पर 31 दिसंबर 1945 से लेकर 2 जनवरी 1946 तक उदयपुर के सालोटिया मैदान में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, वहां पर भी AISPC के मंच से अध्यक्ष पंडित नेहरू ने रियासती जनता का आह्वान करते हुए साफ कहा था कि आपको अपने यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए AISPC के झंडे तले आना चाहिए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर AISPC की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा की स्थापना की थी। इसका प्रधान जो कार्यालय था आप लोग पढ़ चुके हैं, वो जयपुर में रखा गया था। तो जो राजपूताना प्रांतीय सभा थी उसने 9 सितंबर 1946 को बड़ी स्पष्ट शब्दों में लहजे में बहुत मतलब सीधी बात करी थी। आपका द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्य की सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होने के कारण भावी भारतीय संघ में भी सम्मिलित होने के योग्य नहीं है। इसीलिए राजस्थान की समस्त रियासतों अथवा अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को मिलाकर एक इकाई बना देना चाहिए। और इसके पश्चात जब हम बाद के जब घटनाक्रम देखते हैं और उसमें जब कैबिनेट मिशन आता है तो उसने तो बड़ी विध्वंसकारी घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी रियासत चाहे तो वो स्वतंत्र स्थिति को बनाए रख सकती है। इसके विरोध में इस षड्यंत्रकारी एक तरह से घोषणा को ध्वस्त करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 24 नवंबर 1946 को आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में, तो अध्यक्ष ने यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था कि कांग्रेस सभी राज्यों के विलय अथवा संघ की किसी भी योजना को तब तक स्वीकार नहीं करेगी, यदि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो भी, जब तक कि संबंधित राज्यों की जनता अपना जनमत जो एक तरह का प्रस्ताव होता है वो ना पकड़ा दे। और इसका सबसे पहला असर सामने आया जब बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने राष्ट्रहित में
एक घोषणा कर दी जिसका सार सिर्फ इतना सा है कि यदि हमने भारतीय जनता का साथ नहीं दिया, यदि हमने भारतीय जनता के जो संघर्ष था राष्ट्रीय स्वतंत्रता का, ब्रिटिशर से अलग होकर अखंड भारत के निर्माण का, यदि हमने उस जन भावना का आदर नहीं किया, तो यकीन मानिएगा हम अपने पुरखों के द्वारा इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए गए थे उस सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। और अमली जामा पहनाते हुए बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राठौर साहब ने 1 अप्रैल 1947 को ब्रिटिश राज या ब्रिटिश ताज की जो समर्थित संस्था थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। और एक्चुअली में जब ये त्यागपत्र दे दिया गया तो फिर कांग्रेस को भी पूरा मौका प्राप्त हो गया रियासती नरेशों को लुभाने का, रिझाने का और उनको उनकी चेतन स्वाभिमान की याद दिलाकर भारत में मिलने का। तो पंडित इसकी हमें एक झलक पंडित नेहरू साहब की 18 अप्रैल 1947 का जब AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जब 8वां अधिवेशन होता, उसमें जो भाषण दिया गया था उससे पूरी होती है। जब आपने कहा नेहरू जी ने कि किसी भी राज्य को देश का शत्रु राज्य समझा जाएगा जो उस समय संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होगा, फिर इसके चाहे जो भी परिणाम सामने रहे। अब ब्रिटिश भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल या वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भी कहा कि यदि आप 3 विषयों को छोड़ दें, सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार माध्यम को छोड़ दें, यानी कि इनको भारतीय संघ को आपको सम्मिलित करना पड़ेगा, इन तीनों विषयों को छोड़कर कोई भी जो रियासत थी वो अपनी स्वतंत्र या स्वायत्त स्थिति का पूरा उपभोग कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये जब घोषणाएं हुई तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के जो नरेश थे राजपूताने के, वो अपने स्वतंत्र स्वायत्तता के भविष्य को लेकर आशंकित थे। कई नरेशों ने इसमें प्रयास किया कि छोटी मोटी रियासतें अपने में विलय हो जाए और जो बड़ी रियासतें वो बची रहें, और नरेशों की भी उस संघ में जो राजशाही संघ बनता राजपूत नरेशों के द्वारा, यानी कि सरदार पटेल ने एकीकरण का जो प्रयास किया, उसके पहले ही राजपूत नरेश इन घोषणाओं से आशंकित होकर कुछ प्रयास कर चुके थे। इनमें सबसे सराहनीय या जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा 2 जो उदयपुर सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनमें पहला था 23 मई 1947 का, जिसमें 22 नरेश उपस्थित हुए थे और उसमें महाराणा ने राजस्थान यूनियन का प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात दूसरा जो उदयपुर सम्मेलन आयोजित किया गया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा, वो 25-26 जून 1947 को किया गया और यहाँ पर 14 फरवरी 1948 को इस प्रस्तावित राजस्थान यूनियन का संविधान रखा गया। लेकिन नरेशों की आपसी फूट या संदेह के चलते ये प्रस्ताव मतलब व्यवहारिक तौर पर इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब जब क्लियर हो गया कि रियासतों के मध्य एकता नहीं है और ये किसी भी सूरत में इनकी एकता के अभाव का फायदा उठाकर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना अपने षड्यंत्रकारी मंसूबों को भारत में अंजाम दे सकते हैं और भारत की अखंडता को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर सकते हैं, तो फिर रियासती जो विभाग था वो हरकत में आया। स्टेट्स मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का, जिसकी स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में, जिसके सचिव राव बहादुर वापल्ला पंगुन्नी मेनन यानी कि वीपी मेनन साहब थे, 5 जुलाई 1947 को इस रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इसकी जो नीति थी, अब काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर, पिछले 4 एपिसोड्स में मैंने जो कुछ पढ़ाया उन्हें में बस ये खत्म होने को है। ये कहा गया कि जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक होगी और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होगी, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकेंगे, उन्हें जीव्य रियासतें कहा जाएगा। इस तरह की रियासतें जयपुर राजस्थान में 4 थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर। लेकिन AISPC जो था यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, उसने 18 से लेकर 19 सितंबर 1946 की दिल्ली की जो अपने कार्यकारी बैठक थी, उसमें जीव्य रियासतों की जो परिभाषा थी वो ये थी कि 50 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ नहीं, एवं 3 करोड़ वार्षिक आय का होना जरूरी, वही स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन AISPC वाज नॉट ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट क्या कहना चाहिए, ऑफिशियल कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। तो रियासती विभाग की ही जीव्य रियासत की जो परिभाषा थी वो आई। लेकिन प्रश्न के रूप में सामने आ सकता है कि जीव्य रियासत की जो परिभाषा AISPC के द्वारा दी गई वो क्या थी और कहाँ दी गई। 18 से लेकर 19 सितंबर 1946 को दिल्ली की अपनी बैठक में 2 शर्तें रखी, जहां पर रियासती विभाग बोल रहा था कि 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए, AISPC ने कहा 3 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए, रियासती विभाग ने कहा जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए
और इनकी जो जनसंख्या थी वो 50 लाख या उससे अधिक थी। ये कहा गया कि रियासती विभाग की जो दूसरी नीति थी, किसी भी नरेश को 10 लाख रुपए से अधिक का प्रीवी पर्स यानी कि निजी व्यय नहीं दिया जाएगा। अब जो संघ बनाए जाएंगे, चूंकि उनका जो अनुभव है वो लोकतांत्रिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नहीं है, तो इनकी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ पर आईसीएस अधिकारी का एक रीजनल कमिश्नर भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाएगा, जिसे वीटो पावर होगा। यानी कि वो जो राजशाही रियासतों के जो संघ बनाए जाएंगे, यदि उनका कोई निर्णय वो भारतीय संघ के स्वायत्तता की चोट, संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाला लगा, तो उसे वो निरस्त कर सकता है। इस तरह की वीटो पावर इस रीजनल कमिश्नर को होगी। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी विवादित रहा। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है, भारतीय संघ में विलय पत्र पर यानी कि मिलने वाले पत्र पर, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम राजपूत रियासत थी वो बीकानेर थी। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ ने, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण ये तिथि है, 7 अगस्त 1947 ईस्वी को हस्ताक्षर कर दिए थे। याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो 8वीं धारा थी, जो 8वां अनुच्छेद था, उसने देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर, सोचो अंग्रेजों ने जाते जाते क्या नाटक किया है, भारतीय राष्ट्रीयता की एकता को संदेहास्पद बना दिया था। इसीलिए हालांकि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 7 फरवरी 1948 को बोल चुका था कि जो जीववे रियासतें हैं, बड़ी रियासतें हैं, उनके ऊपर विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और इसी तरह का ये 7 जनवरी 1948 की लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा, इसी प्रकार से जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी 20 फरवरी 1948 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ को पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि जो 4 जीववीय रियासतें, बड़ी रियासतें, उनका विलय तभी माना जाएगा जबकि वहाँ की जनता और शासक दोनों तय हों। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो 8वीं धारा ने, जो 8वीं धारा का जो प्रावधान था कि जी इन देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाता है, इसने सरदार पटेल के कान खड़े कर दिए और उन्हें अपने ही वचन से को तोड़ने पर मजबूर किया। और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। और वैसे भी राष्ट्र के लिए इस तरह के वायदे होते तोड़ने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, गांधीवादी आदर्श इसीलिए इस देश में फैल रहा है। सर्वोपरि होना चाहिए हमेशा व्यापक हित। व्यापक हित सबसे बड़ा होना चाहिए, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े। और सरदार पटेल ने वही किया। वास्तव में इस देश की चाणक्य की नीति भी यही है, यदि राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो बलिदान भी देना पड़ेगा, त्याग भी देना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, अपने वायदों से मुकरना भी पड़ेगा। गांधीवादी जो सोच है वो मात्र आदर्श है, किताबों में अच्छी लगती है, इन सब चीज़ों से देश नहीं चला करते हैं। तो अपने ही वायदे को तोड़ते हुए, क्योंकि उनको लग गया यदि ये 8वीं धारा इंप्लीमेंट हो गई तो ये देश की अखंडता तार तार हो जाएगी। उस सूरत में उन्होंने जो वायदा बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ को साहब को किया था, उसको तोड़ते हुए इन्होंने सभी रियासतों का विलय कर लिया। उनमें 4 जीववीय रियासतें भी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का जो मैंने पूरा मैटर जो रिवाइज किया आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग अपनी भावनाओं से मुझे अवगत भी करवाते हैं। अब हमें देखना है कि भारत सरकार ने अपने रियासती विभाग के माध्यम से, उनके तत्वाधान में वो 7 चरण 8 वर्ष वाले कौन से लिए जब रियासतों का विलय हुआ। इनमें आज मैं सबसे पहले प्रथम चरण लेने जा रहा हूं। आगे जो एपिसोड्स आएंगे वो सारे एक एक करके जो शेष 6 चरण बचेंगे वो आएंगे और मैं नक्शे के द्वारा पुराने चरणों को दोबारा रिपीट करता चला जाऊंगा, तो पीछे का भी याद होता चला जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स इस समय कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज स्कूल लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या लुकिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस, प्री और मेंस, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, हेल्पफुल रहेगा पूरा का पूरा मैटर। देखिएगा, प्रथम चरण, इसको मैं एक नक्शे के द्वारा सबसे पहले आपके सामने रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका पूरा मैटर क्या है, ताकि आज की क्लास तो अपनी कंप्लीट हो। देखिएगा, एक नक्शे के द्वारा मैं सारा का सारा मैटर आपके सामने ले रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण की जब बात चलती है तो याद रखना कुल 7 चरण हैं इसमें, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आप अपनी नोटबुक लेकर सामने बैठे, मुझे मालूम है, तो साथ के साथ लिखते रहिएगा। 8 वर्ष सभी लोग बहुत आराम से लिखते रहिएगा, जितना लिखोगे उतना ही सहजता से आपको याद होता चला जाएगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, याद रखना 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। और 14 दिन यानी कुल आप कह सकते हैं 3144 दिन इस पूरी प्रक्रिया में
आपके सामने लगते हैं। नेक्स्ट आइएगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 7 चरण लगे हैं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी कुल 3144 दिन लगे हैं। जो प्रथम चरण है वो राजस्थान का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्वी हिस्सा है, जिसमें 4 रियासतें हैं और एक ठिकाना है। तो 4 रियासतें कौन सी आप नक्शे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और आपको एलेबोरेट कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो मैटर अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, आपको साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुल 4 रियासतें हैं। कौन कौन सी? पहली अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी धौलपुर, चौथी करौली, और एक ठिकाना है अलवर से नीमराणा। ये आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं, अलवर से नीमराणा। में थोड़ी सी इंक चेंज कर दूं ताकि अपने को सुविधा रहे पढ़ने में। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो इंक आनी चाहिए वो रहनी चाहिए। यस, ये ज़्यादा बेटर कलर रहेगा। क्लियर? तो कुल 4 रियासतें और एक ठिकाना पूर्वी राजस्थान से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर के नीचे भरतपुर, के नीचे धौलपुर, के पड़ोस में करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली के पड़ोस में धौलपुर, के ऊपर भरतपुर, के ऊपर अलवर, अलवर के नीचे भरतपुर, के नीचे धौलपुर, के पड़ोस में करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये 4 रियासतें। और अलवर से एक ठिकाना जिसको हमने कहा है नीमराणा। तो पहली रियासत अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी धौलपुर, चौथी करौली। तो कुल कितनी रियासतें आ गई? 4। और एक ठिकाना यानी कि 4-1, एक ठिकाना कौन सी रियासत से? अलवर से, जहां से नीमराणा है। तो ये जो संघ बना, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आप लोगों ने मुझसे जनपद नामक अध्याय पढ़ा था, जो ये वाला जो एरिया जिसमें आप उत्तरी पूर्वी जयपुर और जोड़ दें, तो ये मत्स्य जनपद था। उपनिषदों में भी इस बात का वर्णन मिलता है। इसीलिए डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी साहब ने इस संघ का नामकरण किया था मत्स्य संघ, जिसमें कुल 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना है नीमराणा। ये आपके मत्स्य संघ। ये एक फॉर्मूला देखिएगा 4-1। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो आ गया आपके सामने फॉर्मूला। इसका जो उद्घाटन हुआ इस संघ का वो किया गया 17 मार्च 1948। यद्यपि आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते आए अब तक ऑफलाइन में 18 मार्च, लेकिन जब आप बड़े कॉम्पिटिशन्स की तरफ जाते हैं तो आपको एक्यूरेसी, प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। 17 मार्च को उद्घाटन हुआ था, लेकिन इस संघ ने विधिवत तौर पर कार्य करना आरंभ किया था 18 मार्च को। इसलिए ये थोड़ा सा मन में भ्रम होता है, संदेह होता है, थोड़ा सा उलझन रहती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, ऑप्शन में 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च दिया हुआ हो, तो हमें 19 मार्च ही करना है बिना किसी संदेह के। मैं विद पेज नंबर भी बात कर दूंगा यदि आपको रिट भी लगानी हो तो। लेकिन यदि 17 मार्च 18 मार्च आ जाए तो 17 मार्च करनी है। लेकिन यदि आपके यूं आ जाए 18 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, फिर आपको 18 मार्च करना है। इस बात को आपको बड़े गौर से याद रखना है। ये उद्घाटन किया गया विष्णु नरहरि गाडगिल यानी कि वीएन गाडगिल के द्वारा। करना सरदार पटेल साहब को था, लेकिन वो अस्वस्थ थे तो नहीं पहुंच पाए। उद्घाटन किया गया भरतपुर में लोहागढ़ के सामने के मैदान में। तो उद्घाटन जो हुआ वो भरतपुर के लोहागढ़ में हुआ। राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह, क्योंकि जिस समय इस संघ का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय भरतपुर और अलवर के नरेश एक तरह से भारत सरकार के संदेह के घेरे में थे। महात्मा गांधी की हत्या की जा चुकी थी, उसमें अलवर के दीवान डॉक्टर खरे और अलवर महाराजा तेज सिंह जो हिंदूवादी छवि के व्यक्ति थे, उनकी भूमिका संदेहास्पद थी। तो वो तो वैसे नजरबंद थे दिल्ली के अंदर। और भरतपुर महाराजा जो बृजेंद्र सिंह साहब थे, जाट महाराजा, उन्होंने सांप्रदायिक दंगों से आहत होकर मुस्लिम लीग ने जो नंगा नाच नचाया हिंदुओं के साथ, नोआखली जो पूर्वी पश्चिमी जो बंगाल वाला जो हिस्सा था, वहां पर जो नंगा नाच नचाया, उसका बदला भरतपुर के जाट महाराजा ने अपने यहाँ पर मुसलमानों को मारकर, काटकर, और साफ कहा था, बृजेंद्र सिंह साहब ने साफ कहा था, बच्चू सिंह भी कहा जाता है, और काफी खौफ था। हिंदुओं के हृदय सम्राट थे बृजेंद्र सिंह साहब, जाट महाराजा। तो उनका तो ये मतलब स्पष्ट बात थी कि हाँ, हम लोगों ने 1 लाख मुसलमानों को मारकर, काटकर भगाया है। अब जो करना आप लोग कर लीजिए। मैं अभी इस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन हकीकत है क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। और ये नंगा नाच सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मचाना चालू किया था मुस्लिम लीग के नाटक करते हुए। बाकी इतिहास कोई मेरी बपौती नहीं है, हमारी बपौती नहीं कि हम जब चाहे जब पलट दें और सांप्रदायिक सद्भाव की ये फालतू की बातें हैं। इतिहास बहुत नंगा होता है, बहुत निष्पक्ष होता है, बहुत निरपेक्ष होता है, और हमें उसी आंखों से देखना चाहिए।
तो ये इतिहास का काला अध्याय 16 अगस्त 1946 को जो नंगा नाच मुस्लिम लीग ने मचाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने मचाया था, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपने इतिहास को। हम अपने इतिहास को और अपने पड़ोसियों को कभी लाइफ में नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी खुद बदलना चाहे तो बात अलग है, लेकिन इतिहास तो कभी नहीं बदल सकते हैं। उसका बदला तो अलवर और भरतपुर के जो नरेश थे वो संदेह के घेरे में थे भारत सरकार के। तो उदयभान सिंह जो धौलपुर बचा, वो उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद इसीलिए उनको यहाँ राज प्रमुख बनाया गया, धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। चूंकि मैंने अभी कहा कि जो भरतपुर और अलवर के नरेश थे वो भारत सरकार की जांच के दायरे में थे, अतः उप राज प्रमुख के रूप में फिर एक ही रियासत बची, करौली नरेश गणेश देवपाल बहादुर जी को यहाँ पर उपराज प्रमुख बनाया गया। आप इस नक्शे से बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप में इसी प्रकार से पूरे एकीकरण को लूंगा। मैं वो ट्रिक्स नहीं ले सकता वहाँ पे ABCD, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। अब फिर सेकंड चरण में कोटा बूंदी का, बाबू का, झाड़ू का, भगवान जाने क्या क्या लोग बाग ट्रिक्स लेते हैं। वैसे ही मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक टू अचीव योर टारगेट्स। हमने जिंदगी में यदि सफलता पानी तो कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने शॉर्ट ट्रिक अपनाकर माँ के शरीर से बाहर आया हो दुनिया में कि जी मेरे तो बड़ी आफत आ रही है, मैं तो शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा, जिंदगी में आऊँगा। न तो जीवन हमारे हाथ में, न मरना हमारे हाथ में। हम शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना सकते। तो लाइफ में यदि कुछ अच्छा पाना है, बड़े टारगेट्स पाने, तो कठोर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप लोग समझ लीजिए, सदियों से अलवर यहीं पर है, भरतपुर यहीं पर है, धौलपुर यहीं पर है, करौली यहीं पर है। आप नक्शे को ढंग से समझिए ना, दिक्कत ही नहीं आएगी। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, करौली धौलपुर भरतपुर अलवर, और अलवर से एक ठिकाना नीमराना। तो राजधानी बनाई गई यहाँ पर अलवर, राजधानी अलवर बनाई गई, क्योंकि भरतपुर में तो उद्घाटन हो गया, राजधानी अलवर बना दी गई। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह राज प्रमुख बना दिए गए, और करौली नरेश गणेश देवपाल बहादुर जी यहाँ पर उप राज प्रमुख बना दिए गए। प्रधानमंत्री जो आए, याद रखना, वो शोभाराम कुम्हावत थे, वो अलवर प्रजामंडल से। इस पूरे प्रजामंडल, ये जो प्रथम चरण जो आया मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, कई पुस्तकों में आप 18 मार्च 1948 देखते हैं, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसका कुल क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर का, जनसंख्या 18 लाख थी, वार्षिक आय यहाँ की 2 करोड़ थी। जो प्रीवी पर्स दिया गया, जो रियासती विभाग की जो नीति थी कि 10 लाख से अधिक प्रीवी पर्स किसी निजी वे, किसी नरेश को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ जो प्रीवी पर्स दिया गया नरेशों का निजी वे, वो था अलवर को 5,20,000 का, अलवर महाराजा तेज सिंह साहब को। ये तो नक्शे के द्वारा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नक्शे से आपको पूरी स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब जो मैं रिपीट करूंगा पूरे मैटर को खोलकर, आपको बिल्कुल चुटकियों बजते बजते पूरा एकीकरण यूं याद होगा। दोबारा एक बार रिकैप कर लीजिए। मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 को भरतपुर के लोहागढ़ के सामने के मैदान में VN गॉडगिल द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस एक ठिकाना जो अलवर रियासत से था नीमराना को मिलाकर राज प्रमुख यहाँ पर बनाए गए। कौन? धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख बनाए गए गणेश जो पाल देव बहादुर हैं करौली से। चूंकि इनकी उम्र काफ़ी थी धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह की, लेकिन चूंकि अलवर और भरतपुर के जो नरेश थे वो भारत सरकार के जांच के दायरे में थे, अतः इनको प्राथमिकता दी गई। राजधानी जो बनाई गई वो आप लोग जानते हैं कि वो अलवर यहाँ पर राजधानी स्थापित की गई, एवं जो उद्घाटन था वो भरतपुर में हुआ था। 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 18 लाख कुल जनसंख्या, 2 करोड़ वार्षिक आय। सर्वाधिक जो प्रीवी पर्स था वो अलवर महाराजा तेज सिंह को दिया गया था, 5,20,000 रुपये का। और जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो शोभाराम कुम्हावत है, जो कि अलवर प्रजामंडल से। मैं समझता हूँ ये पूरी बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई इस एक क्लास के अंदर। आइएगा इस पूरे मैटर को अब हम खोल कर देखते हैं। और मैं आप लोगों से यही, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को बहुत आतुरता से देखता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की, यही एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। और मैं साफ कहता हूँ, यदि आप मुझसे असंतुष्ट हो तो कृपया मुझे बताएं, और यदि संतुष्ट हैं तो फिर दुनिया को बताएं, क्योंकि यही एक जरिया है जो जिससे मैं अपना सपना साकार कर सकता हूँ कि यदि ये अच्छा है तो सभी तक पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट आइएगा, थोड़ा सा इस पूरे मैटर को हम खोल कर देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं प्रथम चरण की बात की जाए, प्रथम चरण को आपने एक तरह से रिकैप मतलब सारांश में एक नक्शे के द्वारा देख लिया। अब थोड़ा सा अब आप पूरा खोल कर देख लीजिए। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। इसका नामकरण जो किया गया है वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा किया गया है। इस प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए
जब जनपद काल में जब आप कह सकते हैं कि बुद्ध युग में या द्वितीय शहरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ था, तो यहाँ पर जयपुर वाला हिस्सा ही नहीं है। वैसे भी उस काल में भी उत्तरी पूर्वी जयपुर था, इसीलिए इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसको कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा, याद रखिएगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा जो नाम दिया गया वो मत्स्य संघ नाम दिया गया। अब जो मैंने कहा कि कठिनाइयाँ एवं निर्माण प्रक्रिया, देखिएगा जनरली हम लोग मतलब इतिहास को इतना बिगाड़ा गया है मेरे हिसाब से, भारतीय इतिहास का जितना सत्यानाश करना था, जितना सत्यानाश करना था, आप लोगों ने 1% भी सच्चाई नहीं पढ़ी है, मात्र व्यक्ति पूजा पढ़ी है, दल पूजा पढ़ी है, व्यक्ति पूजा पढ़ी। स्वतंत्रता के भारत का जो इतिहास इतना गंदा और घटिया इतिहास लिखा गया जिसकी सीमा नहीं है। और वैसे भी यदि आपको इतिहास को समझना है, मेरे हिसाब से आप वर्तमान राजनीति को देख लीजिए, आप बेहतर समझ जाओगे कि सदियों तक ये देश गुलाम रहा तो क्यों रहा, आप समझ जाओगे। ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि जो अब एक तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जानकारी, उससे अवगत नहीं कराया जाता है। अरे भाई साहब, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे इस चीज़ को, मोहम्मद अली जिन्ना अकेला नहीं था जो देश को तोड़कर अलग देश के निर्माण की प्रक्रिया के सपने संजोए हुआ था। मतलब आई एम टू मच, मैं बड़ा शॉक्ड हूँ कि परम आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम, वाह, मोहम्मद अली जिन्ना को, और उसने साकार कर दिया सपना, राष्ट्र निर्माता बना दिया राष्ट्र। अब आप झुंझुना लेकर बजाते रहो। मैं समझ नहीं पाया कि ये देश आज़ाद हुआ था या जानबूझ के तोड़ा गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना की तर्ज पर चलते हुए अलवर और भरतपुर के जो मेव मुस्लिम बहुल प्रदेश थे, वहाँ के मेव मुस्लिमों ने एक पृथक, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि उत्तरी भरतपुर, गुड़गांव और दक्षिणी अलवर को मिलाकर एक प्रथम मुस्लिम बहुल प्रदेश मेवस्तान बनाने का सपन, मतलब प्रक्रिया चालू कर दी थी। मेवस्तान, सोचना यदि ये कल्पना साकार हो जाती। आप में से कई लोग मेरे से कह सकते हैं जी आप क्या पढ़ा रहे हो। याद रखना साहब, इतना आसान नहीं है आंखों में आंखें डालकर मेरी बात को काट पाना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, आप चाहे नफरत करो मेरे से या मोहब्बत करो, याद तो पक्का करोगे। नफरत करोगे तो दिमाग में, और मोहब्बत करोगे तो अपने दिल में। ये पहली बड़ी बाधा थी एकीकरण में। सोचना सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय किस लेवल का रहा होगा। अलवर भरतपुर का जो मेव मुस्लिम बहुल प्रदेश है, जिसमें उत्तरी भरतपुर, गुड़गांव और दक्षिणी अलवर है, वो अपने आप को एक पृथक अलग करके एक मेवस्तान बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथुराम गोडसे के द्वारा, और उसको संरक्षण देने या उसको साधन मुहैया करवाने का आरोप लगा, या शरण देने का जो भी था आरोप लगा अलवर महाराजा, जो मैंने अभी कहा, तेज सिंह, और वहाँ के दीवान डॉक्टर खरे, क्योंकि डॉक्टर जो खरे थे वो हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष थे। तो जब ये बात स्पष्ट हो गई तो इन्हें दिल्ली बुलाया गया और नज़रबंद किया गया दोनों को। याद रखना तारीख है 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया है, 7 फरवरी 1948। अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 7 फरवरी 1948 को नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि गांधी की हत्या में जो पिस्टल जो प्रयुक्त की गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा, वो अलवर से पहुंचाई गई थी गोडसे को। इससे पहले जब ये बात क्लियर हो गई थी तो जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके आग्रह पर महाराजा तेज सिंह ने दीवान खरे को बर्खास्त कर दिया था। उसके पश्चात 5 फरवरी 1948 को अलवर महाराजा तेज सिंह को मजबूर किया गया कि आप राज्य का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दें। उन्हें दिल्ली बुलाया गया और फिर 7 फरवरी 1948 को उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जो मैंने भी कहा था कि क्यों धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को प्राथमिकता प्राप्त हुई राज प्रमुख बनने की। अगली बाधा देखिएगा इसके निर्माण में। 5 फरवरी को चूंकि पूरा राज जो था केंद्र सरकार ने लिया, 6 फरवरी को भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने अलवर का चक्कर लगाया ताकि यहाँ के प्रशासन के ऊपर ये दहशत बिठाई जा सके कि हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और ये सरदार पटेल की खास बात थी। फिर भारत सरकार ने 2 लोगों को अलवर का प्रशासक, सेठ केवी लाल को अलवर प्रशासक बनाया और सेठ केवी लाल को जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जो रीजेंट शासक के रूप में जो
नियुक्त किया। फिर इनके सहयोगी बना के भेजा गया बाबू शोभाराम और काशीराम गुप्ता को। और फिर ये जो व्यवस्था थी सेठ केवी लाल और बाबू शोभाराम और काशीराम गुप्ता के माध्यम से अलवर रियासत का शासन चलाने की, वो मत्स्य संघ का जब क्रियान्वयन हुआ, जब ये कार्य में आया 18 मार्च 1948, तब तक चलती रही। इससे पहले 25 फरवरी, इस सारे घटनाक्रम से पहले 25 फरवरी 1948 को, क्योंकि 5 फरवरी को तो शासन ले लिया, 7 फरवरी को वो कर लिया। अब क्या होता है, 25 फरवरी 1948 को सरदार पटेल, किसके पहले, उद्घाटन से पहले, उद्घाटन चूंकि 17 मार्च को रहा, 25 फरवरी 1948 को सरदार पटेल अलवर आए। और यहाँ जो राजर्षि कॉलेज था उसके प्रांगण में इन्होंने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया। मेरे हिसाब से ये गैर जरूरी था। आप किसी एक कौम को इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पटेल साहब का हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कहा वो तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। समझना, राजपूतों को जनता ने, इनका क्या क्या भाषण था सरदार पटेल साहब का, राजपूतों को जनता ने तलवार दी, और आज राजपूतों की तलवार से ज्यादा, एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो उस वर्ष के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि झाड़ू बड़ी है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति न बड़ा है न छोटा है, सबका इस देश के निर्माण में अपना योगदान, लेकिन ये आप किसी एक कौम को, राजपूत जैसी कौम को आप इस प्रकार से नीचे नहीं गिरा सकते। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या था, लेकिन आपने बयान दिया कि राजपूतों को जनता ने तलवार दी, और आज राजपूतों की तलवार से ज्यादा हरिजनों की झाड़ू बड़ी है। बहरहाल सरदार पटेल के इस वक्तव्य का रिस्पॉन्स आना था, प्रतिक्रिया आनी थी, तो निश्चित तौर पर राजपूत उनसे मिलने गए, और राजपूतों ने इनको एक बयान दिया, ज्ञापन दिया कि आपने ठीक नहीं बोला साहब, झाड़ू और तलवार एक चीज़ नहीं हो सकती। क्या कभी आपने एक ही घाट पर शेर और बकरी को पानी पीते देखा? लेकिन सरदार पटेल बड़े जिद्दी स्वभाव के, बड़े कूटनीतिज्ञ, वो राजनेता नहीं थे, वो राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने फिर बयान दिया, जो राजपूत प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, मैं देखूंगा यह सब शेर और बकरी हो जाते हैं, यह सब शेर बकरी हो जाते हैं, अन्यथा मैं इन बकरियों को इतना खाना दूंगा कि वो शेर बन जाए। समझ में आ चुका था राजशाही को कि अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला खेल नहीं है अपनी स्वतंत्रता का। इसी प्रकार की एक अड़चन था भाई, जब या इस समय जो सांप्रदायिक दंगे मुस्लिम लीग के तत्वाधान में जब आयोजित किए गए थे, प्रायोजित किए गए थे, बिल्कुल सरकारी स्तर पर। मुझे नहीं पता कि मैं, मतलब सरदार पटेल, नेहरू, गांधी का क्या जिन्ना को रोकने में क्या, वो अपना विषय भी नहीं फिलहाल बात करने का, लेकिन जो यहाँ के जो नरेश थे, इसलिए मैं इनका, मेरे मन में बड़ा आदर भाव है, चाहे वो जाट नरेश रहे हो चाहे क्षत्रिय नरेश हो। भरतपुर के जाट महाराजा बृजेंद्र सिंह इन चीज़ों से बड़े खफा थे कि आपने मुस्लिम लीग को फ्री हैंड दे दिया, मोहम्मद अली जिन्ना को। ये होता कौन है? शैतान का बच्चा, एक देश को पूरा इस प्रकार से, एक कौम को पूरा। लेकिन शायद मैं कई बार खुद भी मन से बात करता हूँ, मुझे कई बार लगता है कि हिंदुओं से बेवकूफ़ कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सोच समझ के बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जितना इतिहास पढ़ते हैं बड़ी तकलीफ होती है कि न हम अपने अतीत से सबक लेते हैं, न हमें अपने भविष्य की चिंता, बस हमें वर्तमान में कुछ टुकड़े खाने को मिल जाएं, मुफ्त के चाटने को, हम उसी में खुश हैं। तो जो भरतपुर के जो जाट महाराजा बृजेंद्र सिंह साहब थे, वो बड़े खफा थे, और इसीलिए उनके विरुद्ध कई सारी शिकायतें थी कि उसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया। उनका साफ था कि देश के टुकड़े हो रहे हैं, काहे का स्वतंत्रता दिवस, मेरा देश विभाजित हो रहा है, मेरी माँ की छाती चीरी जा रही है, मेरी माँ की जो वस्त्र है, जो देश की सीमाओं के समान है, उसका चीरहरण हो रहा है, और हम अपनी माँ को नंगा होते हुए देखें, उसकी छाती को चीरते हुए देखें। आप मनाइए अपना स्वतंत्रता दिवस, मेरे लिए देश का तोड़ने के बराबर, नहीं मनाऊंगा। और उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी माना। बहुत सही आदमी था, सैल्यूट करता हूँ इस जाट को मैं। बिल्कुल मन की बात बोली, दिल की बात बोली, बिल्कुल सच्ची बात बोली। महाराजा ने ये कहते हुए प्रसन्नता भी जाहिर करी कि मैंने 1 लाख मुसलमानों को मारकर अपने राज्य से भगा दिया और मेरे राज्य में एक भी मुसलमान शेष नहीं है। ये भी था कि ये आरएसएस के लोगों को अपने यहाँ प्रशिक्षण दे रहा है, अवैध कारखाने खोले जा रहे हैं। तो 28 जनवरी 1948 को भरतपुर की ये शिकायत सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को करी,
और उसके पश्चात फिर 10 फरवरी 1948 को, याद रखिएगा, 10 फरवरी 1948 को भरतपुर महाराजा को बुलाया गया। कहाँ? जैसे 7 फरवरी 1948 को उन्हें नज़रबंद किया गया था अलवर महाराजा तेज सिंह को दिल्ली में, इसी प्रकार से 10 फरवरी 1948 को, 10 फरवरी 1948 को याद रखना, रियासती विभाग ने जो भरतपुर के जाट महाराजा बृजेंद्र सिंह साहब को बुलाया गया, उनसे प्रशासन छीन लिया गया भरतपुर का। जैसे अलवर महाराजा को 5 फरवरी को मजबूर किया गया था। उसके पश्चात यहाँ पर एसएन सप्रू को 14 फरवरी 1948 को एसएन सप्रू को भारत सरकार ने जो भरतपुर राज्य का प्रशासक और कर्नल ढिल्लो को भरतपुर की सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। और जो छोटे जो भाई थे भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह के, राव राजा गिरिराज शरण सिंह को, उनके विरुद्ध मतलब उनको इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि यहाँ से जो अराजकता वो समाप्त हो। तो भरतपुर का प्रशासक इसको बनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएन सप्रू को 14 फरवरी 1948 को। और आपने अभी पढ़ा, मैं और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि 6 फरवरी 1948 को सेठ केवी लाल एवं बाबू शोभाराम और काशीराम गुप्ता को प्रशासक के रूप के पद पर, बेसिकली सेठ केवी लाल जी को नियुक्त कर दिया था अलवर के अंदर भारत सरकार ने। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको किसी गाइड्स में इनमें बहुत देखने को नहीं मिलेंगी, होंगी तो स्पष्ट नहीं होंगी। इस क्लास का, इस चैनल का यही फ़ायदा है, काम की सीधी बात आपको मिलती रहेंगी, बार बार रिवाइज होती रहेंगी। तो ये भरतपुर के प्रति शिकायत थी। ये स्थितियाँ वो थी जिसने मतलब इस संघ के निर्माण में बड़ी अड़चनें पैदा करी। इसके पश्चात बाद में यदि भरतपुर के जाट महाराजा बृजेंद्र सिंह के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण मिले नहीं भारत सरकार को, उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक वो यहाँ की जनता का दिल जीत चुके थे। यहाँ जो ब्रिटिश प्रांतों में जो असहाय हिंदू जनता थी, जो अपने आप को मुस्लिम लीग के गुंडों, बलात्कारियों, हत्यारों, दंगाइयों के हाथों में अपने आप को बड़ा असहज, असुरक्षित महसूस करी थी, यहाँ की जनता को लगा कि यदि राजा हो तो भरतपुर का जाट महाराजा बृजेंद्र सिंह जैसा हो, जो खम ठोक कर, छाती ठोक कर रक्षा करने का मादा रखता है। ये है असली मर्द का सच्चा बच्चा, जुबान का पक्का। इसी प्रकार की षड्यंत्रकारी नीतियाँ नीम राणा जो ठिकाना था अलवर से, उसके ठिकानेदार जो राजेंद्र सिंह थे, वो अपने आप को नीम राणा को गुड़गांव में मिलाना चाहते थे। अब ये छोटे मोटे कठिनाइयाँ नहीं हैं, कोई भी चैनल, कोई भी टीचर इन बातों को नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्लास तो हो ही रही है। ये सारे नोट्स इसी रूप में पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, वही किंशुक शर्मा की कक्षा हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रहे होंगे लगातार। हालांकि आप लोगों की मेरे को फीडबैक नहीं मिलता है कि आप लोगों के नोट्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से तटस्थ भाव से इन चीज़ों को नोटिस करता हूँ। तो जो अलवर की रियासत का जो ठिकाना था नीम राणा, उसके ठिकानेदार राजा राजेंद्र सिंह भी अपने जरा सी ठिकाने को गुड़गांव हरियाणा में मिलाना चाहते थे। तो जो समाजवादी कांग्रेसी नेता थे पंडित विश्वंभर शर्मा, बाबू शोभाराम, लाला काशीराम ने फिर आंदोलन करके नीम राणा को मत्स्य संघ में मिलाया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि पंडित विश्वंभर शर्मा और उनके साथियों की हत्या हो गई थी जब उन्होंने राजेंद्र सिंह का जब ये विरोध किया उनकी इस गतिविधि का। 27 फरवरी 1948 को दिल्ली में चारों नरेशों को बुलाया गया। सरदार पटेल ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर तेज सिंह, भरतपुर बृजेंद्र सिंह, धौलपुर उदयभान सिंह और करौली से गणेश देवपाल बहादुर। 27 फरवरी 1948 को विलय का प्रस्ताव रखा गया। एक और नई अड़चन आ गई कि अब भरतपुर और धौलपुर अपने आप को ब्रज भाषाई मानते हैं, तो वो अपने भाषाई आधार पर यूपी से मिलना चाहते थे। तो एक नया पेंच यहाँ पे भी फंस गया। लेकिन चूंकि सरदार पटेल थे, एक नया नाटक और हो गया। तय हुआ जी कि ये जो प्रस्तावित संघ मत्स्य संघ, इसका जो उद्घाटन है वो 17 मार्च को होना है। लेकिन जो भरतपुर महाराजा बृजेंद्र सिंह साहब थे, इनके एक छोटे भाई और थे मान सिंह जी, उन्होंने किसान नेता देशराज के साथ मिलकर एक नया नारा दिया, जाट झंडा खतरे में है, और भरतपुर और धौलपुर के जाटों को लामबंद किया। और जिस दिन उद्घाटन होना था, हजारों की संख्या में सशस्त्र जाटों के दल भरतपुर के लोहागढ़ मैदान में पहुंच गए। अंत में जब ये मामला जब इन लोगों से नहीं सुलझा, तब जो किसान नेता थे देशराज को, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में देशराज को जेल से रिहा किया गया, लाया गया उग्र भीड़ के सामने।
और फिर देशराज चौधरी के सामने ने जब आश्वासन दिया तब जाके जनता वहाँ से हटी। फिर 2 घंटे देरी से उद्घाटन हुआ। तो यानी कि उद्घाटन कब हुआ? 17 मार्च 1948 मत्स्य संघ का। और इसने कार्य करना आरंभ किया, जो अक्सर कई लोगों को गलतफहमी होती है, 18 मार्च से। तो उद्घाटन 18 मार्च को नहीं हुआ है, उद्घाटन हुआ 17 मार्च को। नेक्स्ट आइएगा। तो ये आरंभिक कठिनाइयाँ थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा मैटर समझ में आ रहा है और आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है ये चैनल और मेरे तुच्छ प्रयास। प्रश्न आता है कि चारों नरेशों ने मत्स्य संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? अभी आपने देखा प्रस्ताव रखा था 27 फरवरी 1948 को दिल्ली में चारों नरेशों के सामने, जिन्हें 28 फरवरी 1948 को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दिए चारों के चारों नरेशों ने। तो ये प्रश्न बनेगा, हस्ताक्षर कब किए? प्रस्ताव कब रखा हस्ताक्षर का? 27 फरवरी 1948 को। हस्ताक्षर कब किए? 28 फरवरी 1948 को। उद्घाटन कब हुआ? मैं बार बार चर्चा कर चुका हूँ, 17 मार्च 1948। कई पुस्तकों में 18 मार्च 1948 दिया जा चुका है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 18 मार्च को सिर्फ और सिर्फ इस संघ ने विधिवत तरीके से कार्य करना आरंभ किया था। उद्घाटन 17 मार्च को हो चुका था। अब मैं कुछ पुस्तकों का हवाला दे रहा हूँ। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होना तय हुआ। 18 मार्च से तो मत्स्य संघ ने कार्य करना आरंभ किया था, जो मैंने ऊपर लिया। इस बात का उल्लेख आधुनिक राजस्थान का बृहद इतिहास भाग 2 राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है जयपुर से, डॉक्टर राम प्रसाद व्यास, डॉक्टर आर.पी. व्यास इसके लेखक हैं। इसके अध्याय नंबर 9 राजस्थान के एकीकरण पृष्ठ संख्या 385 से ये बात मैंने ली है। इसी प्रकार से डॉक्टर एम.एस. जैन की पुस्तक है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, इसकी पृष्ठ संख्या 350 पर जो अध्याय जो 13वां है स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, वहां पर भी बात लिखी गई है। तो यदि प्रश्न आ जाए, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। उद्घाटन किस तारीख को हुआ? 17 मार्च 1948 को। कार्य करना आरंभ किया 18 मार्च को। तो यदि ऑप्शन में 17 मार्च भी आ जाए, 18 मार्च भी आ जाए, आपको 17 मार्च को टिक करना है। और रिट लगाने के लिए मैंने आपके सामने विद पेज नंबर ये यहाँ पर हवाला दे दिया है, पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यदि 17 मार्च नहीं आकर 18, 19, 16, 14 आ जाए तो फिर आपको 18 मार्च करना है। उद्घाटन किसने किया? याद रखिएगा, वी.एन. गॉडगिल के द्वारा, विष्णु नरहरि गॉडगिल के द्वारा। आना सरदार पटेल को था, लेकिन चूंकि वो अस्वस्थ थे तो वहां पहुंच नहीं पाए। वी.एन. गाडगिल, नरहर विष्णु गाडगिल है इनका पूरा नाम, और महाराष्ट्रियन ये राजनीतिज्ञ थे। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1985 में 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। और जब इन्होंने उद्घाटन किया तो एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। आपने कहा था, मुझे खुशी है कि मत्स्य प्रांत बन गया। जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र को गोद देता है तो उसे दुख जरूर होता है। इसने नरेशों को ये बात कही कि आपकी 4 रियासतें भारत सरकार ले रही है, दुख होता है, परंतु पुत्र का सुख उसमें सन्निहित भी होता है, क्योंकि आपके पास इतने रिच रिसोर्सेज नहीं कि आप सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर पर काम कर सकें। तो हम वो ख्याल अच्छे से रखेंगे आपकी जनता का। इस प्रकार आप राजाओं ने अपना राज्य जनता को सौंप दिया है, तो इसमें आपके राज्य का हित है। ये बात मैंने दैनिक भास्कर अलवर के संस्करण दैनिक अलवर से 31 मार्च 2017 की न्यूज़ उठाई है। नेक्स्ट आइएगा। उद्घाटन हुआ भरतपुर में लोहागढ़ के सामने के मैदान में। निर्माण सूत्र की बात की जाए, चूंकि 4 रियासतें हैं और 1 ठिकाना है, तो ये देख लीजिए सूत्र क्या बनेगा। 4-1, 4 रियासतें हैं और 1 ठिकाना है। 4 रियासतें कौन कौन सी है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनके नरेश कौन से हैं? अलवर से महाराजा तेज सिंह, भरतपुर से महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर से महाराजा राणा उदयभान सिंह और करौली से राव देवपाल बहादुर। ठिकाना कौन सा है? एक ही ठिकाना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया आपको 4-1 का। ठिकाना नीम राणा अलवर से, और यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे? राजा राजेंद्र सिंह, जो गुड़गांव में मिलना चाहते थे, लेकिन पंडित विश्वम्भर शर्मा जैसे बलिदानियों, शहीदों की शहादत ने आज राजस्थान में नीम राणा को रखा है। राज प्रमुख किसको बनाया गया? धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। एक महत्वपूर्ण नोट में मैंने क्लियर कर दिया है कि अलवर और भरतपुर के शासकों के विरुद्ध चूंकि अभी जांच का कार्य चल रहा था, इसीलिए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को, जिनकी आयु सबसे अधिक थी, राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख करौली नरेश गणेश देवपाल बहादुर जी को बनाया गया। राजधानी अलवर रखी गई। प्रधानमंत्री शोभाराम को महावत, जो अलवर प्रजामंडल से थे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने नक्शे से इस चीज़ को क्लियर कर दिया, फिर अब आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आइएगा, जो मंत्रिमंडल बनाया गया, जो शोभाराम को महावत के अध्यक्षता में, वो उनमें कौन कौन लोग थे जरा वो भी देखिएगा। अलवर से भोलानाथ थे, भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, आप लोग जानते हो,
जब आपने भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा था तब भी मैंने कहा था कि युगल या जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। यहीं के एक और नेता थे भरतपुर प्रजामंडल के, गोकुल वर्मा, जिन्हें शेर ए भरतपुर के नाम से भी जाना गया है। तीसरे जो करौली से जो यहाँ पर नेता लिए गए वो चिरंजी लाल शर्मा, और धौलपुर से लिए गए डॉक्टर मंगल सिंह। क्षेत्रफल आप देख चुके हैं 12,000 वर्ग किलोमीटर का है, जनसंख्या 18 लाख की है, वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए की है। बिल्कुल आसान है, एक ही का पता नहीं चलेगा। लोग भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक बार जब आप मेरे साथ साथ चलोगे ना, आप बड़े कंपटीशन के लिए अपने आप को बेहद अच्छे से तैयार करोगे, आपको तो फिर कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी। प्रीवी पर्स की बात की जाए, क्योंकि जो रियासती विभाग था 5 जुलाई 1947 को जो स्थापित था, उसकी नीति थी कि 10 लाख से अधिक किसी भी नरेश को प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। तो अलवर महाराजा तेज सिंह को 5,20,000 का प्रीवी पर्स देना तय हुआ, भरतपुर को 5,02,000 का प्रीवी पर्स देना तय हुआ ब्रजेंद्र सिंह जी को। धौलपुर महाराजा भले ही वो राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह जी, लेकिन इनका तय हुआ 2,64,000। अब वो राज प्रमुख पद के अन्य भत्ते वगैरह मिलाकर फिर ये रकम ज़्यादा हो गई थी, लेकिन प्रीवी पर्स 2,64,000 मिला। और करौली से 1,05,000 का बनाया गया। यहाँ पर ICS अधिकारी का एक रीजनल कमिश्नर नियुक्त किया गया था, इस बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। सो अगली क्लास, जो अगला एपिसोड होगा, यहाँ पर दूसरा चरण जो आएगा वो इसी चैनल पर इसी टाइम पर आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रकार से पूरा करते रहेंगे। आपके भविष्य की उज्जवल मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए वंदे मातरम इस क्लास का मैं अंत करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप और अपने भविष्य के सपनों को साकार करते रहिए। वंदे मातरम।